हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है बच्चों, एक बार आप ये बताओ कि मैं भारत के भौगोलिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ। आज मैं इनको कंप्लीट करवा दूंगा, भारत के भौगोलिक प्रदेशों को। आज आपकी ये लास्ट क्लास रहेगी भौगोलिक प्रदेश की। फिर कल से हम भारत की नदियां, फिर भारत की झीलें, ठीक है, वो सारी चीजें फिर हमारी चलेंगी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी में। मैं बस आपसे एक बात, ये एक फेवर चाहता हूँ कि बस आप मुझे एक बात बताओ, मतलब एक रिव्यू चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको बच्चे, और साथ के साथ आपको क्लास में याद हो रहा है ना? बताइए। ठीक है, साथ के साथ सारी चीजें आपको क्लास में याद होती जा रही है ना? प्लीज एक बार मुझे आप सब लोग बताओ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। भैया जी, किसके बारे में? भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे बेटा, भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में बेटा बात कर रहे थे हम लोग। जी, ओके। चलो, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। ये तो बहुत खुशी की बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, आइए। तो हम लोग भारत के बेटा भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, भारत के भौगोलिक प्रदेशों में हमने सबसे पहले उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को देखा, है ना? तो वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हमने भारत के भौगोलिक प्रदेशों में जी क्या, हमने उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को देख लिया। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को देख लिया। और जी हमने इसको बहुत अच्छे से देखा, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला को बहुत बढ़िया तरीके से देखा बच्चे। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में, देखिए, अगर मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा दूं, तो हमने इसमें उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में हमने ट्रांस हिमालय को देख लिया जी। ठीक है, हमने इसमें जी किसको बेटा, ट्रांस हिमालय को देख लिया हमने इसमें बहुत अच्छे से। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, है ना? तो उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में हमने जी किसको बेटा, ठीक है, हमने ट्रांस हिमालय को देख लिया, बहुत अच्छे से देखा हमने ट्रांस हिमालय को बाबू। ट्रांस हिमालय को देख लिया हमने। ट्रांस हिमालय के बाद फिर हमने, ठीक है, महान या सर्वोच्च हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, उसको भी हमने देखा बेटा। महान हिमालय पब्लिक सर्वोच्च हिमालय को देख लिया, है ना? सर्वोच्च हिमालय को देख लिया। उसके बाद फिर हमने मध्य ऑब्लिक लघु हिमालय को देख लिया। लघु हिमालय को देख लिया। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने शिवालिक हिमालय को देख लिया। शिवालिक हिमालय को भी देख लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने, ठीक है, उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में हमने बेटा ट्रांस हिमालय, महान हिमालय ऑब्लिक सर्वोच्च हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को देख लिया। इसके अलावा हमने इसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखा था, है ना? इसके अलावा बेटा, इन सब के अलावा हमने इसमें क्या, इन सब के अलावा बाबू हमने हिमालय का
प्रादेशिक विभाजन भी देखा। तो इन सबके साथ साथ हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखा। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखा, ठीक है। और जब हमने इसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा, मैं दोबारा से कराता हूं, ठीक है, हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देखा, विभाजन। तो इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में मेरे साथ साथ बोलेंगे, ये जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में बाबू, इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में हमने सबसे पहले पंजाब ऑब्लिक कश्मीर हिमालय देखा, ऑब्लिक कश्मीर हिमालय देखा, कश्मीर हिमालय देखा, बोलो देखा कि नहीं। उसके बाद आया हमारा कुमायूं हिमालय, तो हमने कुमायूं हिमालय देखा, कुमायूं हिमालय देखा, ठीक है। कुमायूं हिमालय के बाद जो तीसरा वाला था हमारा भैया, वो कौन सा था, बोलो तीसरा वाला कौन सा था, नेपाल हिमालय। तो हमने नेपाल हिमालय भी देखा, ठीक है, नेपाल हिमालय भी देखा, और फिर लास्ट हमने असम हिमालय को भी देखा, असम हिमालय को भी देखा। तो हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन भी देख लिया था, ठीक है। उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला के बाद फिर हम चर्चा करेंगे जी किसकी, हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को देखा, हमने जी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार देखा, पठार, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में जी हमने दो चीजें देखी यहां पर, एक तो हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सारे पठार देखे, और दूसरे हमने इसमें आने वाली बेटा सारी पहाड़ियां देखी। तो जितनी भी पहाड़ियां इसमें आती हैं, हमने उन समस्त पहाड़ियों को देखा, और साथ ही साथ बेटा हमने, ठीक है ना, सारे पठारों का अध्ययन कर लिया दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में, है ना। ये बात भी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ। अब तीसरा हम बात करेंगे बेटा भौगोलिक प्रदेशों में, नंबर थर्ड किसके बारे में, ठीक है, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है उत्तर का विशाल मैदान। आज हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आज हम बात करते हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा तो अब हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे। जब हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है बच्चे, वह हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों अवलिक अवसादों के जमाव से हुआ है ना जी। तो इसका जो विकास हुआ है उत्तर के विशाल मैदान का बेटा, वो किसके द्वारा, वो हिमालयी नदियां, जो हिमालयी नदियां हैं, हिमालयी नदियां एवं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, तो हिमालयी नदियां और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ना, हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से इसका विकास हुआ है। किसका भैया जी, उत्तर के विशाल मैदान का। तो जरा उत्तर के विशाल मैदान पे हम यहां पर आते हैं, और यहां पर आने के बाद हम इस सारी विषय वस्तु को समझते हैं, ठीक है, फटाफट से इस पूरी विषय वस्तु को समझते हैं। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ना बच्चे, ये उत्तर का विशाल मैदान मैंने बताया हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के जमाव से, ठीक है, इसका विकास हुआ है। ठीक है, अब इस उत्तर के विशाल मैदान में जो है ना बच्चे, ठीक है, बेसिकली उच्चावच बहुत कम है,
मतलब ये समतल है। मैदान का मतलब ये होता है कि ये समतल है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। तो यहाँ पर उच्च बच्चे आपको कम मिलेंगे। अगर मैं उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात करूं कि इसका कुल विस्तार जो है, कुल विस्तार वह लगभग 3000 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसका जो कुल विस्तार है बेटा, इसका कुल विस्तार लगभग कितना है? तो इसका कुल विस्तार 3000 किलोमीटर है। इसका जो टोटल विस्तार होगा वह 3000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर तक। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका जो कुल विस्तार है, इसका कुल विस्तार भैया जी कितना? 3000 किलोमीटर तक इसका कुल विस्तार होगा। ठीक है, टोटल इसका जो विस्तार है 3000 किलोमीटर तक है। क्लियर है? और इसकी जो औसत चौड़ाई होगी, इसकी जो औसत चौड़ाई होगी, औसत चौड़ाई बेटा कितनी होगी? 180 किलोमीटर। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई कितनी होगी बाबू? इसकी औसत चौड़ाई कितनी होगी? औसत चौड़ाई 180 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो 180 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होगी। किसकी भैया जी? ठीक है, विशाल मैदान की, जो विशाल मैदान है। अब विशाल मैदान जो है बच्चे, ये बात आप ध्यान रखना, विशाल मैदान के सबसे उत्तर में जो विशाल मैदान है, इसके उत्तर में हमें देखने को मिलेगा भावर प्रदेश, भावर रीजन। इसके उत्तर में भावर प्रदेश। भावर प्रदेश के दक्षिण में हमको देखने को मिलता है बेटा तराई प्रदेश। कौन सा? तराई प्रदेश। अभी जो तराई प्रदेश है, ये दो प्रकार का होगा बच्चे। एक इसको कहेंगे हम खादर प्रदेश, खादर प्रदेश, और दूसरे को कहेंगे हम बांगर प्रदेश। कौन सा? बांगर प्रदेश। तो एक इसको हम कहेंगे खादर प्रदेश और दूसरा हम इसको कहेंगे बांगर प्रदेश। तो बाबर के नीचे तराई प्रदेश, फिर उसके बाद तराई के नीचे खादर और बांगर प्रदेश। चलो, अब देखो, ये जो भावर प्रदेश होता है ना, मैं भावर प्रदेश बता रहा हूं बच्चे कि भावर प्रदेश क्या है। सबसे पहले हम भावर प्रदेश पर चलते हैं कि भाई भावर प्रदेश क्या है। तो ये जो भावर प्रदेश है, प्लीज ठीक है सब लोग मेरी बात फोकस करना और यहां पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके समझना। ठीक है, ये जी है भावर प्रदेश। भावर प्रदेश। अब बच्चे, ये जो भावर प्रदेश है ना, ये जो भावर प्रदेश है, ये बेटा भावर प्रदेश शिवालिक के आधार में पड़ता है। ठीक है, भावर प्रदेश किसमें बेटा? भावर प्रदेश शिवालिक के आधार में पड़ता है। ठीक है, शिवालिक के आधार क्षेत्र में है। यहाँ कंकड़ पत्थरों की प्रधानता होती है। यहाँ पे नदियों की पारगम्यता बहुत अधिक होती है और नदियां लगभग यहाँ पर विलीन सी हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, भावर प्रदेश जो है, ये भावर प्रदेश शिवालिक के, शिवालिक के आधार क्षेत्र में देखने को मिलेगा। शिवालिक के आधार क्षेत्र में, शिवालिक के आधार क्षेत्र में, आधार क्षेत्र में स्थित है, स्थित है ना बेटा। भावर का मतलब होता है कि जो पर्वतों के आधार में होता है। ठीक है, जब यहाँ पर नदियां प्रवाहित होती हैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थरों की बहुत अधिक प्रधानता होती है। क्लियर है? तो शिवालिक के आधार क्षेत्र में स्थित है। यहाँ, यहाँ कंकड़ पत्थरों की, यहाँ कंकड़ पत्थरों की प्रधानता होती है। कंकड़ पत्थरों की प्रधानता होती है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां नदियों की, यहां नदियों की पारगम्यता, पारगम्यता बहुत अधिक होती है। नदियों की पारगम्यता बहुत अधिक होती है यहां पर बेटा। और इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में नदियां, नदियां विलीन सी हो जाती हैं बेटा। नदियां विलीन सी हो जाती हैं, हो जाती हैं, हो जाती हैं। ठीक है, यहां पर बेटा, यहां पर जलोढ़ पंख, पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जैसी संरचना पाई जाती है।
पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जलोढ़ पंख जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, कौन सा प्रदेश है बेटा? बाबर प्रदेश। बाबर प्रदेश के दक्षिण में फिर हमको कौन सा प्रदेश मिलेगा सर? तराई प्रदेश। तो बाबर प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश मिलता है वह बेटा तराई प्रदेश है। ये तराई प्रदेश कौन सा होता है सर? तराई प्रदेश वो होता है ना बच्चे जहां पे नदियां मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, है ना। चलिए, तराई प्रदेश कौन सा है बेटा? जब नदियां मैदानी में प्रवेश करती है, नदियां प्लेन्स में आती हैं। इस क्षेत्र विशेष में नदियों का रिवर्वेशन बहुत चौड़ा हो जाता है, बहुत चौड़ा नदियों का रिवर्वेशन बेटा, और कुल मिलाकर यहां पर नदियों की गहराई बहुत अधिक होती है। ये तराई प्रदेश है। तो तराई प्रदेश का मतलब ही है सर, तराई प्रदेश का आशय क्या है बेटा? कि वह प्रदेश जहां पर नदियां वह प्रदेश जहां पर नदियां नदियां बेटा कहां पर? बोलो, कहां पर? मैदानों में प्रवेश करती हैं। जहां पर नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, वह प्रदेश जहां पे नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं। नदियां मैदानों में आती हैं बेटा, और जब नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, जब नदियां मैदानों में एंटर करती हैं, तो यहां नदी द्रोणी नदी द्रोणी का मतलब समझते हो बेटा? नदी द्रोणी का मतलब होता है जो रिवर का कैचमेंट एरिया। ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष में नदी प्रवाहित होती है राहुल, है ना। ठीक है, जिस क्षेत्र विशेष में नदी प्रवाहित होती है वो नदी का कैचमेंट एरिया होता है। तो वह प्रदेश जहां पर नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं, नदी द्रोणी बहुत विस्तारित होती है, बहुत विस्तारित होती है। ठीक है ना। अब ये सब मैंने वर्ड ज्योग्राफी में पढ़ा दिया। जिन बच्चों ने वर्ड ज्योग्राफी में ढंग से नहीं पढ़ा था, अब उनको लग रहा होगा कि यार ये क्या है क्या नहीं, जबकि वर्ड ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से मैं ये पढ़ा चुका हूं बच्चे, है ना। तो यहाँ पर नदी द्रोणी बहुत विस्तारित होती है, इसको हम तराई प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर ठीक है, जलोढ़ मृदा का विकास हुआ तराई प्रदेश में बेटा। एलुवियल शोल, जलोढ़ मृदा का विकास होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तराई प्रदेश में किसका? तराई प्रदेश में जलोढ़ मृदा का, एलुवियल सॉइल का विकास होता है। तराई प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अच्छा, अब ये जो तराई प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो जो नई जलोढ़ मृदा है, जो नई जलोढ़ मृदा है, नई जलोढ़ मृदा, ठीक है। अभी जो नई जलोढ़ मृदा है ना बच्चे, ये नई जलोढ़ मृदा है बेटा। ठीक है ना, ये क्या है? ये नई जलोढ़ मृदा है, ध्यान रखना। बच्चे, तो खादर प्रदेश ये क्या है? ये नई जलोढ़ मृदा है, नई जलोढ़ मृदा है। और ये जो नई जलोढ़ मृदा होती है ना, ये बेटा नई जलोढ़ मृदा काफी उर्वर होती है, काफी उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये महीन कणों वाली होती है, महीन कणों वाली होती है। और ये जो बेटा खादर प्रदेश है ना, यहां पर नदियों के द्वारा हर वर्ष बाढ़ के पानी के माध्यम से इस मृदा का विकास होता है ना, ध्यान रखना। तो ये नई जलोढ़ मृदा होती है, काफी उपजाऊ होती है, महीन कणों वाली होती है, और नदियों द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष लाए गए लाए गए बाढ़ के पानी से लाए गए बाढ़ के पानी से इस मृदा का विकास हुआ है, इस मृदा का विकास हुआ है। विकास हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा है हमारा बांगर। बेटा ये जो बांगर है, यहां पर पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इन प्रदेशों में क्या? इन प्रदेशों में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इन प्रदेशों में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है, ये अपेक्षाकृत
कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है ना बच्चे, ये मोटी कणों वाली मृदा होती है। मोटी कणों वाली मृदा होती है। बात समझ में आ रही है? यहां बेटा, यहां नदियां या नदियों का बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्लियर है बच्चे? तो उस मृदा को हम क्या कहेंगे बेटा? उस मृदा को हम बांगर, या फिर ठीक है वहां पर जो प्रदेश बनता है उसको हम बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ है। बांगर प्रदेश कैसे हैं? बांगर प्रदेश पुराने जलोढ़ हैं, और खादर प्रदेश जो है बेटा वो नए जलोढ़ हैं। ध्यान रखना, खादर प्रदेश जो है, ये खादर प्रदेश में बेटा नए जलोढ़ हैं, बस नए जलोढ़ है, जहां पे नदियों का पानी ठीक हर वर्ष पहुंचता है, और नवीन उपजाऊ जलोढ़ों का विकास होता है, उपजाऊ होती है। और ये जो होते हैं बेटा, ये पुराने जलोढ़ होते हैं। ये इतने पुराने जलोढ़ होते हैं कि बेसिकली ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों में भी परिवर्तित हो चुके होते हैं। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, तटीय मैदानों पर। अब हम भैया देखिए किसके बारे में चर्चा करेंगे? तटीय मैदान। उत्तर का विशाल मैदान हो गया। अब उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमको चलना है सर तटीय मैदान। तटीय मैदान हमें कोस्टल प्लेन्स देखने हैं, तटीय मैदान देखने हैं, बड़े सिंपल हैं तटीय मैदान, और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जब आपसे तटीय मैदान पूछा जाए तो आप इस तरह से दक्षिण के इस प्रायद्वीपीय पठार को बना लेना, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को बना लेना, ठीक है ना। और यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है तटीय मैदान बच्चे। अब तटीय मैदान कहां से कहां तक होंगे बेटा? तटीय मैदान यहां पर गुजरात से लेके और पश्चिम बंगाल तक होंगे। गुजरात से आप चलेंगे और इस तरह से पूरा चक्कर लगाते हुए आप पश्चिम बंगाल तक आएंगे, पश्चिम बंगाल तक आएंगे, और इन्हीं क्षेत्रों में आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गुजरात से पूरा चक्कर लगाते हुए पश्चिम बंगाल तक आपको तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। बस आपको देखो ध्यान क्या रखना है, गुजरात से लेके यहां पे है गोवा, ठीक है, फिर गोवा से लेके बेटा यहां पर है कर्नाटक का न्यू मंगलोर, कर्नाटक का न्यू मंगलोर, क्या कर्नाटक का न्यू मंगलोर। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको पता है बच्चे कि ये कन्याकुमारी है, क्या है? कन्याकुमारी है। फिर ये यहां पर कृष्णा नदी का डेल्टा है, फिर इसके ऊपर गोदावरी नदी का डेल्टा है, गोदावरी नदी का डेल्टा है ना। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये स्थान आपको याद रखने हैं। गुजरात से गोवा, गोवा से न्यू मंगलोर, ठीक है ना, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा से गोदावरी नदी का डेल्टा, और फिर उसके बाद बच्चे ये आप मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल। अब देखो, देखिए अब ये यहां पर आपको देखना है गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट है, गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट है, गुजरात से गोवा तक, मेरी बात समझना, गुजरात से गोवा तक का जो तट है। अब इसमें ये ध्यान रखना, इसमें जो नीचे वाला है ना, इसको हम बोलते हैं बेटा कि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। क्या है ये? काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये जो देख रहे हो ना, इसको हम काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलेंगे, काठियावाड़ पेनिनसुला, इसको हम काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलेंगे। और इसके ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला, इसको हम कक्ष प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कक्ष प्रायद्वीप। ये ध्यान रखना, तो ऊपर वाला जो है वो कक्ष प्रायद्वीप है, नीचे वाला जो है वो काठियावाड़ प्रायद्वीप। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, ऊपर वाला कक्ष प्रायद्वीप, नीचे वाला काठिया प्रायद्वीप। ठीक है जी, गुजरात से लेके गोवा तक। अब बेटा ये जो गुजरात से लेके गोवा तक का जो तट है, गुजरात से लेके गोवा तक के तट को, इस वाले तट को, इस वाले तटीय मैदान को हम लोग बोलते हैं केंद्रा तट। क्या बोलते हैं? केंद्रा तट। जी हाँ, ठीक है, जी हाँ बेटा।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात मुझे अच्छी लगी ना। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तुरंत बच्चे ने रिप्लाई किया। इस बच्चे का नाम निकल गया बेटा, थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर हल्का सा। हाँ, ठीक है ना, इसका आश मोहम्मद करके नाम है। तुरंत बोला ये बच्चा कि नहीं सर, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, इसको हम कोंकण तट बोलते हैं। शाबाश बच्चे, इसको कोंकण तट बोलते हैं। बहुत बढ़िया। गुजरात से गोवा तक का जो तट है वो कोंकण तट है, वो कोंकण कोस्ट है। ठीक है, वो क्या है? वह कोंकण कोस्ट है बच्चे। गुजरात से गोवा तक का कोंकण है। गोवा से न्यू मंगलौर तक का, ये जो गोवा से न्यू मंगलौर तक है, ये है केंद्रा तट। यस, ये है केंद्रा, या इसको हम कन्नड़ तट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? कन्नड़ तट भी बोल देते हैं। तो गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक का जो तट है ना, इसको बोलते हैं केंद्रा या कन्नड़ तट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा, है ना। तो गोवा से लेकर न्यू मंगलौर तक का है, उसको हम लोग बोलते हैं केंद्रा या कन्नड़ तट। केंद्रा ऑब्लिक कन्नड़ तट, कन्नड़ कोस्ट, इसको बच्चे। ठीक है, किसको मेरे प्यारे बाबू? गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलो, गुजरात से गोवा कोंकण। ये ध्यान रखना है, गुजरात से गोवा कोंकण, गुजरात से गोवा कोंकण। सौरभ, सौरभ सिंह करके हैं एक ये बेटा। सौरभ, वो तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि कैमरे से हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कर पाता ना तो तुम्हारे थप्पड़ लगा देता। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, डिजिटल थप्पड़ मारता मैं तुम्हारे, है ना। चुपचाप यहाँ पर पढ़ाई कर लो बेटा। ये ये डिजिटल बोर्ड पता नहीं कैसा है, इस पर राइटिंग साफ नहीं आ पा रही है ना। ये डिजिटल बोर्ड में कोई दिक्कत है। चलो, कल से हम घर से ही क्लास लेंगे, कल परसों से, तो फिर ठीक है, सब कुछ साफ समझ में आएगा। क्लियर है जी? पूजा, ये है ना। देखो, मैंने एक बार आपको क्या बताया यार, देखो मेरी बात तो समझो। मैंने उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला में आपको बहुत अच्छे से ट्रांस हिमालय पढ़ा दिया। मैंने महान हिमालय ऑब्लिक सर्वोच्च हिमालय पढ़ा दिया, मध्य और लघु हिमालय पढ़ा दिया, शिवालिक हिमालय पढ़ा दिया। फिर मैंने आपको हिमालय का रीजनल डिवीजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं नेपाल और असम हिमालय पढ़ा दिया। दक्षिण की प्रायद्वीपीय पठार में मैंने बेटा पठार पढ़ा दिए। पहाड़ियां मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, पठार मैंने पूरे पढ़ा दिए। जितने भी दक्षिण में ठीक है पठार है, सारे के सारे पठार मैंने आपको बता दिए, सारे पठार मैंने बता दिए। उत्तर के विशाल मैदान में बेटा, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। इसका जो टोटल विस्तार 3000 किलोमीटर है, कुल चौड़ाई इसकी 180 किलोमीटर के आसपास है। तटीय मैदान में बता रहा हूं, ठीक है ना। तटीय मैदान बताने से पहले मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं। ये जो भावर प्रदेश है बच्चे, ठीक है, भावर प्रदेश, ये बेसिकली भावर प्रदेश बिल्कुल शिवालिक के आधार क्षेत्र में है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर बहुत अधिक होते हैं। जब नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती हैं तो ऐसा लगता है कि बेटा लगभग नदियां यहाँ पर विलीन सी हो गई हैं। यहाँ पर नदियों की पारगम्यता इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि आप नदियों के भीतर के जो कंकड़ पत्थर है ना, उनको भी देख सकते हैं, उनको भी देख पाते हैं। फिर भावर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश आता है। तराई प्रदेश बेटा वो है जहां पर नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं। यहाँ पर रिवरवेशन बहुत चौड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का विकास हुआ है। अब ये तराई प्रदेश जी है ना, दो प्रकार के होते हैं बेटा ये तराई प्रदेश। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर का मतलब है नई जलोढ़, ठीक है, जो हर वर्ष नदियां ठीक है बाढ़ का पानी लाती हैं। तो जो नए जलोढ़ होते हैं, न्यू एलुवियल्स होते हैं, उनको हम खादर कहते हैं। जो पुराने जलोढ़ होते हैं यार, उनको हम बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मोटे हैं, नए जलोढ़ जो है खादर वो महीन है, ठीक है ना, ये उपजाऊ है, और बांगर कम उपजाऊ है। अब इसके बाद आए हम तटीय मैदानों में। गुजरात से गोवा तक कोंकण, ठीक है, गोवा से न्यू मैंगलोर तक केंद्रा, और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, न्यू मैंगलोर से बेटा कन्याकुमारी तक ये वाला होगा मालाबार तट। क्या होगा? मालाबार तट, मालाबार कोस्ट होगा ये वाला, मालाबार कोस्ट होगा, मालाबार तट होगा। फिर जब हम कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक जाएंगे, तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक ये हमारा कोरोमंडल तट होता है। क्या होता है बेटा? कोरोमंडल कोस्ट होता है, कोरोमंडल तट होता है ये वाला जो है हमारा। तो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक हमारा जो होता है वह कोरोमंडल तट होता है। कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक ये वाला जो होता है ये हमारा गोलकुंडा तट होता है। ये तो आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, कभी आपने शायद गोलकुंडा
मोस्ट नहीं पड़ा होगा, गोलकुंडा तट होता है। और गोदावरी नदी से लेकर अगर हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो ये हमारा उत्कल तट होता है, उत्कल तट। और इसी के उत्तरी भाग को हम उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई? तो उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, गोदावरी से कृष्णा नदी के बीच में गोलकुंडा तट, कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। बहुत अच्छे, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल है। कोंकण, कोंकण कहां से? गुजरात से गोवा तक कोंकण, गोवा से न्यू मंगलौर तक केंद्रा या कन्नड़ तट, न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कृष्णा नदी के डेल्टा से गोदावरी तक गोलकुंडा तट, गोदावरी से और वेस्ट बंगाल तक आपका ये मान के चलिए बच्चे कौन सा? उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। है ना? अब आइए, अब हम बात करते हैं बेटा दक्षिण भारत की पहाड़ियों के बारे में, है ना? दक्षिण भारत की पहाड़ियां, दक्षिण भारत की पहाड़ियां, या फिर मैं ये कह दूं कि प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं सर प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, कुछ भी बोलो, प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, भारत की पहाड़ियां। तो दक्षिण भारत की पहाड़ियां, या फिर दक्षिण भारत की पहाड़ियां, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां। तो इसमें सबसे पहले देखिए मैं आपको क्या करूंगा बेटा, एक मैप बनाऊंगा और मैप के माध्यम से मैं एक एक पहाड़ी के बारे में लिखता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा आपको। ठीक है विकास? चल आओ। तो प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां या दक्षिण भारत की पहाड़ियों में आइए हम आपको ले चलते हैं। चलो हम आपको ले चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियां, इसमें बच्चे दक्षिण भारत की पहाड़ियों में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें आपको गुजरात की पहाड़ियां, नंबर फर्स्ट गुजरात की पहाड़ियां। तो वेरी फर्स्ट मैं लिखता हूं यहां पर क्या भैया जी, गुजरात की पहाड़ियां। तो सबसे पहले हमने लिखा गुजरात की पहाड़ियां, और गुजरात की पहाड़ियां में बच्चे आपके इसमें नंबर फर्स्ट इसमें पहला आएगा कच्छ की पहाड़ियां, गुजरात की पहाड़ियों में कच्छ की पहाड़ियां। अगर आपके पास एटलस हो तो आप अपना एटलस खोल सकते हैं, हालांकि एटलस की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो इतना समय नहीं है कि आप एटलस खोलो एटलस से पढ़ो। ठीक है, चलिए बस आप इतना देखो कि यहाँ पर गुजरात की पहाड़ियों में सबसे पहले हम आएंगे कच्छ की पहाड़ियां। ये जो कच्छ की पहाड़ियां हैं ये कच्छ प्रायद्वीप पे स्थित है। कहां पर बेटा? कच्छ प्रायद्वीप में। मैंने आपको बताया ऊपर वाला प्रायद्वीप कौन सा है? ऊपर वाला प्रायद्वीप कच्छ प्रायद्वीप है। ऊपर वाला प्रायद्वीप कौन सा है बेटा? कच्छ प्रायद्वीप है। तो जो कच्छ की पहाड़ियां हैं, कच्छ की पहाड़ियों के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये कि भैया जी ये कहां पर है? ये कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। कच्छ की पहाड़ियां कहां पर? कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। मेरे साथ बोलो कहां पर स्थित है भैया जी? ये कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। तो जो कच्छ की पहाड़ियां हैं, ये कच्छ की पहाड़ियां भैया जी कहां पर स्थित है? कच्छ की पहाड़ियां कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। अब इसी कच्छ के प्रायद्वीप में, इसी कच्छ के प्रायद्वीप में जो राजस्थान से आने वाली लूनी नदी है वो यहाँ पे समा जाती है। ठीक है ना? तो इसी कच्छ पेनिनसुला में, इसी हिस्से में राजस्थान से प्रवाहित होने वाली लूनी नदी जो है, राजस्थान से प्रवाहित होने वाली लूनी नदी बेटा यहाँ पर आकर प्रवाहित हो जाती है, मतलब अंतःस्थली हो जाती है। तो राजस्थान से आने वाली लूनी नदी यहाँ पर, राजस्थान से आने वाली लूनी नदी, लूनी नदी, लूनी नदी यहां अंतः स्थलीय हो जाती है, यहां अंतः स्थलीय हो जाती है, अंतः स्थलीय हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, तो जो बेटा राजस्थान से आने वाली लूनी नदी है, राजस्थान से आने वाली लूनी नदी यहां पर क्या हो जाएगी? अंतस्थली, मतलब यहां पर वो अंदर समा जाएगी। कहां पर भैया? कच्छ की पहाड़ियों में, कच्छ प्रायद्वीप क्षेत्र में, है ना? राजस्थान से आने वाली लूनी नदी यहां पर क्या हो जाती है? अंतस्थली हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब एक प्रश्न आता है कि भाई जी कच्छ की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है?
बेटा ये बच्चे, एक आकाश कुमार है, नहीं आकाश नहीं है, आकांक्षा शर्मा है। आकांक्षा शर्मा कह रही हैं कि सर आप स्टेट भी बताओ कॉस्ट में। पहले तो आपने कॉस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं, स्टेट कैसे बताऊं मैं। गुजरात से गोवा तक कोंकण तट। अब गुजरात से गोवा के बीच में एक स्टेट और पड़ता है, महाराष्ट्र। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट फैला हुआ है। गोवा से और आपका न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर कहां पर है, कर्नाटक में है, इतना तो आप जानते होगे बेटा, ठीक है ना, ये कर्नाटक में है न्यू मंगलोर। तो गोवा और कर्नाटक के क्षेत्रों में केरला तट, फिर कर्नाटक से नीचे जाएंगे तो केरल है, फिर ये तमिलनाडु है, यहाँ पर मालाबार तट। ठीक है, फिर ये जो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का डेल्टा दोनों आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर कोरोमंडल तट है ना। तो प्लीज, ठीक है बच्चे, चलो आओ यहां पर चलते हैं। तो कच्छ प्रायद्वीप में स्थित है, राजस्थान से आने वाली लूनी नदी यहीं पर अंतःस्थली हो जाती है। ठीक है, अब इसका जो कच्छ की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है, कच्छ की पहाड़ियों का जो उच्चतम बिंदु है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसका नाम है कालो डंगर। ये कच्छ की पहाड़ियों का जो उच्चतम बिंदु है, कच्छ की पहाड़ियों का हाईएस्ट पॉइंट है कालू डंगर, और कालू डंगर की जो ऊंचाई है वह है 462 मीटर। कितना बेटा, 462 मीटर। तो यहां पर ये एक कच्छ प्रायद्वीप में आपको कच्छ की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। कच्छ प्रायद्वीप में आपको क्या देखने को मिलेंगी, कच्छ की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। फिर गुजरात की पहाड़ियों में बेटा नंबर वी आता है, सौराष्ट्र की पहाड़ियां। किसकी, मेरे साथ साथ बोलो, सौराष्ट्र की पहाड़ियां, सौराष्ट्र की पहाड़ियां जी। तो सेकंड आता है सौराष्ट्र की पहाड़ियां। सौराष्ट्र की पहाड़ियां जो है ये बेटा यहाँ पर काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, सौराष्ट्र की पहाड़ियां। तो जो सौराष्ट्र की पहाड़ियां हैं जी, ये सौराष्ट्र की पहाड़ियां, नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा ये कहां पर, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि कौन सा कच्छ प्रायद्वीप है, कौन सा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो ये जो नीचे वाला प्रायद्वीप है ना, नीचे वाला ये वाला जो आप देख रहे हो, इसको हम काठियावाड़ पेनिनसुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काठियावाड़ पेनिनसुला बोलेंगे इसको, काठियावाड़ प्रायद्वीप बोलेंगे। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा, सौराष्ट्र की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, स्थित है। किसकी पहाड़ियां सर काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, सौराष्ट्र की पहाड़ियां, है ना। किसकी पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, सौराष्ट्र की पहाड़ियां। तो जो सौराष्ट्र की पहाड़ियां हैं, सौराष्ट्र की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, स्थित है। नंबर फर्स्ट पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि सर सौराष्ट्र की पहाड़ियां कहां पर है, सौराष्ट्र की पहाड़ियां काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है ना। ये बात सबको समझ में आ गई। संदीप शुक्ला, सुदीप शुक्ला, नितिन, यहां तक कोई इशू तो नहीं, ठीक है, कोई बिल्कुल भी किसी भी तरह का। चलिए, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है, ठीक है जी, सौराष्ट्र की पहाड़ियां। अब इस सौराष्ट्र की पहाड़ियों के अंतर्गत, है ना, अब सौराष्ट्र की पहाड़ियों के अंतर्गत भी बेटा कई सारी उप पहाड़ी होंगी। तो सौराष्ट्र की पहाड़ी के अंतर्गत जो सबसे पहले हिल्स आती हैं, उनको हम लोग कहते हैं वर्धा हिल्स। क्या बेटा, वर्धा हिल्स, वर्धा हिल्स। तो सबसे पहली जो हिल्स है किसमें भैया, सौराष्ट्र की पहाड़ियों में। तो सौराष्ट्र की पहाड़ियों के अंतर्गत जो सबसे पहली हिल्स आती है वो आती है वर्धा हिल्स। ये जो वर्धा हिल्स हैं बच्चे, ये गुजरात के जामनगर जिले में है। कहां पर है, गुजरात के जामनगर जिले में है, और ये लगभग पोरबंदर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो गुजरात के जामनगर जिले में है ये, गुजरात के जामनगर जिले में है, जामनगर जिले में है, गुजरात के, नंबर फर्स्ट पॉइंट। और यह पोरबंदर, वही पोरबंदर जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यह पोरबंदर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है, दूरी पर है। ठीक है, कौन सी सर, वर्धा हिल्स। ठीक है, दूसरा गिरनार हिल्स, आपने इनका नाम भी सुना होगा, गिरनार हिल्स का सुना है कि नहीं बेटा, गिरनार हिल्स। तो दूसरी है आपके गिरनार हिल्स। ये गिरनार हिल्स जो है ये भी काठियावाड़ प्रायद्वीप में है बच्चे, और इनको हम रोवात की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, जूनागढ़ के निकट है ये भी, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनको हम रोवात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, रोवात की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं इनको हम।
रोबात की पहाड़ी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। किसको भैया जी? गिरनार हिल्स को। तो गिरनार हिल्स को हम रोबात की पहाड़ी वे कह देते हैं। इनको हम रोबात की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये ठीक है भैया, सौराष्ट्र में ही स्थित है। सौराष्ट्र में ही स्थित है। ये सौराष्ट्र में ही स्थित है। ये सौराष्ट्र में ही पाई जाती है। ये सौराष्ट्र में ही स्थित है। सौराष्ट्र में ही स्थित है। कौन सी है भैया? गिरनार हिल्स है जी। कौन सी है भैया? ये गिरनार हिल्स है। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई सबको, गिरनार हिल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, ये तो हो ही गई हमारी। चलिए, ठीक है, गिरनार हिल्स हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, गिर हिल्स। ठीक है, बी और फिर सी पे आएंगे गिर हिल्स। गिर हिल्स बहुत फेमस है बेटा। गिर हिल्स, देखो गिरनार अलग है और गिर हिल्स अलग है, गिर की पहाड़ी अलग है। ये जो गिर की पहाड़ी है ना बेटा, वो है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी है। ये भी आपकी काठियावाड़ प्रायद्वीप में पड़ेंगी। ठीक है, तो सर यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी स्थित है। आपको ये बात पता ही होनी चाहिए कि भैया जी यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी स्थित है। गिर नेशनल पार्क भी स्थित है, और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भैया जी? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। प्रसिद्ध है गिर हिल्स। नेक्स्ट डी। ठीक है, और लास्ट चलेंगे हम गुजरात की पहाड़ियों में, मांडव पहाड़ियां। ठीक है, कौन सी बच्चे? मांडव हिल्स। मांडव हिल्स, ये भी गुजरात में स्थित है। यह भी गुजरात में स्थित है। मांडव हिल्स भी बेटा कहां पर? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। तो मांडव हिल्स भी कहां पर पाई जाएंगी? मांडव हिल्स भी गुजरात में ही पाई जाएंगी। मांडव हिल्स भी गुजरात में ही स्थित है। मांडव हिल्स भी कहां पर? गुजरात में ही स्थित है। एक मिनट, गगन। भैया गगन, ठीक है, इससे मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है ना, एक बार खुल के बोल बेटा। ठीक है, ये बात मेरी नहीं समझ में आई कि तुमने क्या बोल दिया। आप किस प्रसंग में बोल रहे हो, मुझे एक बात बताओ। ठीक है जी। बेटा गिर अलग है, गिरनार अलग है। नहीं, गिरनार है। नार, गिरनार है। ठीक है, गिरनार है, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स। बेटा गिरनार हिल्स रोबात की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं इनको। ये सौराष्ट्र में ही स्थित है, जो गिरनार हिल्स है, सौराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, आइए। तो यहां पर तो हमने ये देखा। इसके बाद अब हम चलते हैं आपको लेकर भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर। प्रमुख बंदरगाह।
भारत के प्रमुख बंदरगाह। देखो, जब मैं प्रमुख बंदरगाह आपको बताऊं, ठीक है, तो आप इतना समझ लेना कि मैं यहां पर जो है ना, जो भी चीज आपको बताता जाऊं, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह, और प्रमुख बंदरगाह को आप उनके बेटा स्टेट वाइज लिखते जाना, ठीक है ना, स्टेट वाइज लिखते जाना, है ना, बस में इतना। तो प्रमुख बंदरगाह में देखो, ये जो आप ऊपर देख रहे हो इसको हम क्या कहेंगे, कक्ष प्रायद्वीप। क्या कहेंगे बेटा, कक्ष प्रायद्वीप। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, कक्ष प्रायद्वीप के इस तरफ आपका ये, यहां पर आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा। कौन सा, कांडला बंदरगाह। लेकिन अब आपको पता है कि कांडला बंदरगाह का नाम अब कांडला बंदरगाह नहीं रहा, इसको हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांडला बंदरगाह हम इसे भैया जी किसके, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं, कांडला बंदरगाह को। ठीक है, यहां पर आपको ओखा बंदरगाह देखने को मिलेगा, ओखा बंदरगाह। यहां पर ये दोनों बंदरगाह बेटा, कांडला और ओखा कहां पर पड़ेंगे, ये कांडला और ओखा दोनों बंदरगाह गुजरात में देखने को मिलेंगे। बोलो मेरे साथ, कहां पर भैया जी, गुजरात में। तो कांडला और ओखा ये दोनों बंदरगाह कहां पर होंगे, गुजरात में होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, कांडला और ओखा दोनों बंदरगाह कहां पर होंगे, गुजरात में। कांडला और ओखा दोनों बंदरगाह हमको कहां पर देखने को मिलेंगे, गुजरात में देखने को मिलेंगे। कांडला और ओखा दोनों बंदरगाह गुजरात में। ठीक है, उसके बाद फिर हमको मुंबई बंदरगाह देखने को मिलेगा भैया जी, मुंबई बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और मुंबई बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए, उसका भार कम करने के लिए, उसके दक्षिण में हमको न्याया सेवा बंदरगाह देखने को मिलेगा, न्याय सेवा बंदरगाह देखने को मिलेगा। अब ये जो न्याय सेवा बंदरगाह है, इसको जवाहर बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहर बंदरगाह भी कहते हैं। बहुत मॉडर्न बंदरगाह है, ठीक है, बहुत ज्यादा। और जितनी भी, ठीक है, आधुनिक चीजें होती है ना एक बंदरगाह में, वो सारी इसमें पाई जाती हैं बच्चे। ठीक है, फिर इसके बाद ये दोनों बंदरगाह कहां पर है, ये दोनों बंदरगाह आपके महाराष्ट्र में है। कहां पर है भैया, महाराष्ट्र में, मुंबई और न्याया सेवा। इसके बाद फिर आपका गोवा के क्षेत्रों में पड़ेगा मार्मा गांव बंदरगाह, मार्मा गांव बंदरगाह। ये जो मार्मा गांव बंदरगाह है, ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, मार्मा गांव बंदरगाह ये हमको गोवा के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो मार्मा गांव बंदरगाह सर कहां पर होगा, गोवा के क्षेत्रों में होगा मार्मा गांव। मार्मा गांव बंदरगाह के बाद हम नीचे आ जाएंगे न्यू मंगलोर बंदरगाह। बच्चे बोलो मेरे साथ, न्यू मंगलोर बंदरगाह। और यू न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर है, ये न्यू मंगलोर बंदरगाह आपको कर्नाटक, ये किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा न्यू मंगलोर बंदरगाह। फिर हम बच्चे कोचीन बंदरगाह पर आ जाएंगे। कोचीन ये कहां पर है सर, आपका केरल में है, कोचीन बंदरगाह। ठीक है, केरल में। हालांकि केरल में आपका कोझिकोड बंदरगाह भी है, जिसको हम पहले कालीकट बंदरगाह के नाम से जानते थे। तो कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह भी हमारा कहां पर है, केरल में है। कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह भी हमारा कहां पर है, केरल में है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये बात क्लियर है जी। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह का मतलब होता है बेटा, बंदरगाह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर समुद्री जहाज चढ़ते और उतरते हैं। जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म नहीं होता, जहां पे यात्री चढ़ते उतरते हैं, जहां पर गुड्स चढ़ते उतरते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर, ठीक है, जहाजों से जो सामान आता है बेटा, वो चढ़ता और उतरता है, उसको हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, उसको हम बंदरगाह कहते हैं। संदीप कुमार, अच्छा, मैं गया हूँ ओखा बंदरगाह पर, बहुत अच्छी बात है बेटा, ओखा बंदरगाह आप घूम के आए हो, है ना। तो चलिए, तो देखो, अगर हम पश्चिमी तट के, ये सारे के सारे बंदरगाह किसके हैं, ये सारे के सारे बंदरगाह जो हैं, ये पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं भैया जी, किसके, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। ये जितने भी बंदरगाह आप देख रहे हैं, ये सब पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, तट के प्रमुख बंदरगाह हैं। और ये कौन कौन से बंदरगाह हैं जी, तो गुजरात में अगर हम देखेंगे तो कांडला और ओखा। कांडला बंदरगाह मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कांडला बंदरगाह मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ओखा बंदरगाह। ठीक है, अच्छा, ये ओखा जो है ना, यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, ज्वारी ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। मुंबई और न्याय सेवा ये दोनों महाराष्ट्र में है। न्याय सेवा अत्याधुनिक, आधुनिक,
ठीक है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी न्याय सेवा पर है। मारवा गांव बंदरगाह गोवा में है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में, कोचीन जो है वो केरल में, कोचीन केरल में। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम, ठीक है, आपका तमिलनाडु के क्षेत्रों में हमको देखने को मिलेगा मन्नार की खाड़ी में तुतीकोरिन बंदरगाह, तुतीकोरिन, ठीक है, ध्यान रखना। तो तुतीकोरिन बंदरगाह, कोई भी आपसे पूछे कि भाई मन्नार की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, मन्नार की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, कोई भी आपसे पूछे तो आप बोल देना भाई तुतीकोरिन बंदरगाह है। लेकिन अगर हम स्टेट की दृष्टि से देखें तो वह कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। अगर हम स्टेट की दृष्टि से देखें तो भैया जी वह कौन से स्टेट में है, वह तमिलनाडु में है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वह कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। बोलो कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इसके बाद तुतीकोरिन के ऊपर हमारा चेन्नई बंदरगाह देखने को मिलेगा। चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में ही है। चेन्नई बंदरगाह बेटा ये भी कहां पर है, तमिलनाडु में। और चेन्नई के ऊपर हमको एन्नोर बंदरगाह देखने को मिलेगा। इनका क्रम याद रखना, एन्नोर बंदरगाह ये हमको चेन्नई के ऊपर देखने को मिलेगा, एन्नोर बंदरगाह। और ये एन्नोर बंदरगाह भी कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है भैया, तमिलनाडु में। ठीक है, तो एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में, तुतीकोरिन भी भैया जी कहां पर है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हमें विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, बंदरगाह कहां पर भैया जी, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। विशाखापट्टनम बंदरगाह भैया जी कहां पर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में विशाखापट्टनम बंदरगाह। और मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात जो आपको बिल्कुल हमेशा अपने ध्यान में लगा देनी है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है बेटा ये डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे है। यहां पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी मिलेगी, इस डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के पीछे देखने को मिलेगा ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम। ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर जब हम जाएंगे, विशाखापट्टनम के ऊपर जब हम जाएंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह के ऊपर हमको मिलेगा उड़ीसा के क्षेत्रों में, ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह, बंदरगाह कहां पर भैया, उड़ीसा के क्षेत्रों में, उड़ीसा, पाराद्वीप बंदरगाह, उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद जब आप पश्चिम बंगाल में आएंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको डायमंड हार्बर मिलेगा, डायमंड हार्बर बंदरगाह मिलेगा। ठीक है, आपको पश्चिम बंगाल में। और आपको हुगली नदी पर मिलेगा हुगली बंदरगाह, डायमंड हार्बर और हुगली बंदरगाह। ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ये दोनों आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, डायमंड हार्बर हुगली। ठीक है, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में, पाराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा में। विशाखापट्टनम बंदरगाह जी डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी के पीछे है, आंध्र प्रदेश में। एन्नोर, चेन्नई, तुतीकोरिन ये तीनों तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।